हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीक इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, जो एक बेहतरीन टॉपिक होता है और हमें किस प्रकार सरलतापूर्वक इसका अध्ययन करें। आज हमको बेहतरीन टिप्स बताने वाले हैं आपको। आज हमारे इस टिप्स की सहायता से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जान पाएंगे कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है और यह अभिक्रिया क्या तर्क प्रदर्शित करना चाहती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, ये वीडियो काफी लंबी होगी, इसलिए इनको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। तो आइए जाने रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ, इसके पहले आपको हम बता दें कि अभिक्रिया होती क्या है। तो आमतौर पे आप देखे होंगे कि आपके आसपास वायुमंडल या अनेक जगहों पे कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे में हो गया कि बर्फ का गलना, जल का ठोस होना, आप ये वाष्पीकरण सुने होंगे। और रासायनिक परिवर्तन भी कुछ आप सुने होंगे, जैसे जंगल में आग का लगना, संक्षारण सुने होंगे, उसके बाद विस्फोट होना, उसके बाद देखे होंगे दूध का फटना। ये सारी रासायनिक क्रियाएं हैं। तो इसी के अनुसार हम देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन सुन लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ, या हम ये भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर आपस में संयोग करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए जाने कैसे। हमने कुछ एग्जाम्पल यहां लिखा है कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। इनका नाम मैग्नीशियम को आग में वायु की उपस्थिति में जलाया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद चूर्ण प्राप्त हुआ है। तो डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको हम केमिकल फार्मूला बनाने का किस प्रकार से नाम लिया जाए और फार्मूला बनाया जाए एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप उसे देखकर कि किस प्रकार से रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं या उनका नाम लिया जाता है, आप वहां देख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताए। अब आपको हम ये बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं अभिकारक और उत्पाद है। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभिकारक यानी तीर के बाएं वाले भाग और तीर के दाएं वाले भाग को हम उत्पाद कहते हैं, यानी तीर के बाएं वाले भाग को अभिकारक और तीर के बाएं वाले भाग को उत्पाद कहते हैं। तो इन्हीं अभिकारकों और उत्पादों के गुण के अंतर के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। जैसे आपके सामने हम पहले अभिक्रिया का नाम लिख रहे हैं। इस अभिक्रिया का नाम है योगात्मक। कई पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे कि इसका नाम भी लिखा है संयोजन। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ये दोनों नाम एक ही है। इसका डिफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट है, बेहद आसान है। कैसे? डिफिनेशन ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी
वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इनके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। देखिए कैसे, आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। अगर हम अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया है तो बना है नौसादर। नौसादर आप नाम सुने होंगे। यहां ध्यान दीजिए, एक लॉजिक है। ये अभिकारक हो गए हम लोग के एक या एक से अधिक अभिकारक। इसके पश्चात ये उत्पाद हो गया एकल उत्पाद डिफिनेशन के अनुसार। तो यहां ध्यान दीजिए किस प्रकार से किया है। ये हो गया आपका अमोनिया और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आपस में क्रिया किया है तो सिर्फ एक ही उत्पाद बना है, यानी ये दोनों अभिकारक एक साथ जुड़कर नया उत्पाद बनाए हैं। क्या उत्पाद बना है? देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यानी 3 1 4, यानी हाइड्रोजन का 4। उसके बाद क्या बच रहा है? Cl। तो यहाँ पर हो गया Cl। तो क्या बना है? नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। अगर NH3 है तो अमोनिया हो गया, और यदि NH4 हुआ तो अमोनियम नाम हो जाएगा और क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड। अब दूसरा संयोजन के बाद आता है दूसरा वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का हम किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं डिफिनेशन, आइए देख लें। तो वियोजन का डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया के अपोजिट यानी विपरीत है। इसका डिफिनेशन ये है कि इसमें एक अभिकर्मक या अभिकारक, एक अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर छोटे छोटे नए उत्पाद प्रदान करता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यानी अगर छोटे छोटे बात है यानी सह उत्पाद इसके साथ प्राप्त होगा। एक अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख दे रहे हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी जाए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी जाए तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन के छोटे छोटे उत्पाद प्रदान हो रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन सिर्फ एकल अभिकारक है, यानी अभिकारक सिर्फ सिंगल है। एकल अभिकारक क्रिया होने के उपरांत छोटे छोटे अन्य उत्पाद प्रदान कर रहा है। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाम ध्यान रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके पश्चात और भी बहुत सारे हैं, जैसे PCl5। यह ध्यान दीजिए, सिंबल है, आधा सिंबल इस तरफ आधा सिंबल इस तरफ, यानी यह क्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। तो देखिए कैसे टूटा है, PCl3 प्लस, अगर क्लोरीन इसमें से 3 निकल गया तो 2 क्लोरीन बच रहा है, Cl2। इनका नाम फास्फोरस 5 को हम बताए थे अपने पिछले वीडियो में, 5 को पेंट कहते हैं।
तो यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ क्या नाम होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यहाँ इसका नाम क्लोरीन। यानी एक ही अभिकर्मक है, यह टूटकर छोटे छोटे अन्य उत्पाद आपको प्रदान कर रहा है। और यह ध्यान दीजिए, यह जो है पुनः हमने यहाँ आपको छोड़ दिया है कि ये जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं ये पुनः अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। अगर अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थ बने हैं तो वह पुनः उस अभिकर्मक को बन जाएंगे, यानी जो मूल अवस्था होता है वह बन सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इनका डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। इसका डेफिनेशन यह है कि इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक या उसके विलयन के साथ हटा दिया जाता है, यानी उसका स्थान ले लेता है। या बराबर सुन लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक या उसके विलयन के साथ हटा दिया जाता है या वह उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। अगर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो इसके पश्चात ध्यान दीजिए, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या हटा दिया जाता है, हटा देता है। यानी ये आयरन जो है इस कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पे चला गया है और कॉपर वहां से हट गया है, यानी उसका स्थान कौन ले लिया है, आयरन ले लिया है। तो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ध्यान दीजिए। कॉपर अगर हट गया, Fe गया तो FeSO4, बिल्कुल सिंपल, FeSO4 प्लस क्या बच रहा है, सिर्फ कॉपर। नाम बिल्कुल आसान, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, इनका नाम तो कॉपर, ये आयरन, तो बिल्कुल आसान। आइए एक और आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। यदि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। तो वही कार्य ये हम बिंदी बना रहे हैं, आप मत बनाइएगा, आपको समझाने के लिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि जिंक क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अगर कॉपर हट गया तो क्या बच रहा है, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस सिर्फ बच रहा है तो क्या, कॉपर। इसके बाद अगला अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि यानी दो, विस्थापन अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिए। विस्थापन में क्या था कि कोई एक दूसरे को विस्थापित कर रहा था। द्विविस्थापन में क्या है कि इनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यानी अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और दूसरा ग्रहण करता है, या दूसरे उसको त्यागता है तो वो ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। तो बिल्कुल सिंपल कि इसके अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आपके पास हम कुछ सूत्र लिख दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल। जब सोडियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अभिकारक हैं।
इसके बाद उत्पाद बनने वाला है। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल था कि अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से यह द्विविस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। यानी ये जो सोडियम है इसके वहां चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इसके वहां चला जाएगा। आप ये रेखा मत दर्शाइएगा, बता रहे हैं अगर सोडियम हाइड्रोजन के पास चला गया तो क्या बन रहा है, NaCl। क्या बन रहा है, NaCl प्लस। अब हाइड्रोजन इसके जगह पे गया तो क्या बन रहा है, H2SO4। क्या बन रहा है, H2SO4, यानी सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद एक और देख लें, यदि HCl पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो इनके आयनों के बीच आदान प्रदान देखा जाए। पहले तो यहां अभिकारक लिख देते हैं ताकि आप भूले ना। ये दोनों अभिकारक, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान। यदि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां त्यागता है और पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन यहां त्यागता है तो इनके बीच यौगिक बनना तय है। अगर क्लोरीन पोटेशियम के साथ संयोग करता है तो बनाता है KCl प्लस। अब हाइड्रोजन यदि अगर हाइड्रोजन OH ओनली सिर्फ बचता है तो OH के साथ अगर किस प्रकार यौगिक बनाएगा, यहां H एक है, यहां H एक है, यानी H2 बच क्या रहा है, सिर्फ O, यानी H2O जल। ध्यान दीजिए, इतनी सरलता पूर्वक समझाया जा रहा है। K चला गया Cl के पास, KCl बन चुका है, उसके बाद हाइड्रोजन यहां बच रहा है, यहां OH बच रहा है, यानी H2 और O जल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी जल। इसके बाद अगला द्विविस्थापन के बाद आता है अपचयन, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, इसका डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। कैसे देखें, वह अभिक्रिया जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। वह अभिक्रिया जो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। देखें, यदि कोई पदार्थ है, जैसे आपके सामने लिख दे रहे हैं, यदि कॉपर को वायु में जलाया जाए, यदि कॉपर को वायु में जलाया जाए तो यह बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। कैसे, CuO। यदि कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। देखिए कैसे, पहले ये इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यानी ये सिर्फ पदार्थ था, यानी क्या, कॉपर। बाद में अभिक्रिया होने के पश्चात देखिए इसके साथ कॉपर जुड़ गया है। तो डिफिनेशन यही था कि वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो, यानी पहले ऑक्सीजन कॉपर के पास नहीं था, जब ऑक्सीजन यानी वायु में जब इसको जलाया गया तो ऑक्सीजन इसको प्राप्त हो गए, यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अगर कहीं आपको अभ्यास प्रश्न में कहीं देखने को मिले कि इस अभिक्रिया को पहचानिए तथा इसका नाम लिखिए, तो आप तुरंत देख लेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी यह उपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद अगला है अपचयन। ये था उपचयन और इसके पश्चात है अपचयन अभिक्रिया। इसका जो डिफिनेशन है बिल्कुल सिंपल है।
कैसे, आगे देखें। इसमें यह डिफिनेशन होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब समझ रहे हैं, कमी, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखें कैसे। पहले यह ध्यान देना होगा, यदि हम कॉपर, यही वाला रिएक्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, यदि हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ, यदि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ उष्मा दे रहे हैं या फिर गर्म कर रहे हैं तो वह ऑक्सीजन को त्याग देगा, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कब? अभिक्रिया होने के पश्चात, यानी कॉपर अलग हो जाएगा और H2 यहाँ है ही, यहाँ O है, तो बन जाएगा क्या? H2O, यानी जल। डिफिनेशन क्या था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कमी होती है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है, देखिए कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, जब हमने हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म किया या ताप दिया तो इसका ऑक्सीजन क्या हुआ? इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और कॉपर के ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास हो गया। बिल्कुल आसान। एक और आपके साथ दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। कोई भी अब आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे हमने यहां ले लिया Na2O। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यदि इसको हम हाइड्रोजन के साथ इसको भी ताप दे रहे हैं तो ये देखेंगे कि नाइट सोडियम क्या हुआ? अलग हो गया, क्योंकि इसके साथ अभिक्रिया होने के पश्चात ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन, यानी क्या बनाया? जल बनाया। तो हमने कितनी अभिक्रिया पढ़ ली? 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली। अभिक्रिया भी बहुत है जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो ये पार्ट 1 की सारी अभिक्रियाएं थी। अगर इस हमारे वीडियो को आप देख लेते हैं तो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है।